साथियों, मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क चुकी है। मणिपुर में ये हिंसाएं क्यों हो रही हैं, थमने का क्यों नाम नहीं ले रही हैं, इसको आज की वीडियो में पूरा डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। मणिपुर में मैतेई, कुकी और नागा समुदाय के बीच विवाद क्या है, इसकी जड़ें कहाँ हैं और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। उत्तर भारत के बहुत सारे इश्यूज पर या बाकी के शेष इंडिया में बहुत सारे इश्यूज पर तो हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत को कहीं न कहीं हम लोग अनदेखा कर रहे हैं पिछले कई दशकों से। और यही कारण है कि आज जो हमारे दुश्मन देश हैं उनकी निगाहें बनी हुई हैं पूर्वोत्तर भारत को लेकर के। तो हमें उनके जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझना होगा, उनके सॉल्यूशंस के लिए कदम उठाने होंगे। साथ ही साथ में उनमें प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया जब नहीं दिखा रहा है तो हम ही लोग के माध्यम से आपको जानना और इसे प्रसारित करना होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिएगा आर्टिकल, मणिपुर में फिर से हालात बेकाबू हो गए हैं। आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि ये हिंसाएं आज से नहीं चल रही हैं, 2022-23 से शुरू हुआ है, लेकिन बीच में कुछ थमा था। एक्चुअली में वहां पर जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, मणिपुर के सीएम थे एन बीरेन सिंह, उन्होंने फरवरी में इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद ये लगा कि चलो अब मामला कंट्रोल में हो जाएगा। कुछ दिन बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। तो फरवरी से ही वहां पर राष्ट्रपति शासन चल रहा है 2025 से। लेकिन अभी फिर से वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि स्थिति फिर से बेकाबू हो गई है और अभी कुछ भी ऐसा सुधार देखने को नजर नहीं आ रहा है राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद। आज के टाइम पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, वहां पर कोई भी सीएम नहीं है, गवर्नर की देखरेख में वहां पर सब कुछ चल रहा है। तो अभी क्या हुआ, अभी ताजा मामला ये हुआ कि वहां पर 5 लोग जो हैं गिरफ्तार कर लिए गए सीबीआई के द्वारा। उनकी गिरफ्तारी के बाद वहां पर फिर से हिंसा भड़क गई। बहुत सारे लोग अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगे, आग लगाने लगे, हिंसाएं करने लगे और फिर से लोग सड़कों पर आ गए और फिर से वायलेंस बढ़ गया। ये 5 लोग जो हैं वो मेइतेई कम्युनिटी के थे। अभी पूरा मैं आपको ज्योग्राफिकली भी अच्छे से समझाने वाला हूं, क्योंकि बिना ज्योग्राफी को समझे आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे कि वहां पर असली दिक्कत क्या है और क्यों ये विरोध हो रहा है। मणिपुर में वायलेंस चल रहा है। मणिपुर एक राज्य है भारत का। ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ पर एक पूर्वोत्तर में एक छोटा सा राज्य है मणिपुर। मणिपुर साथियों, ऊपर में यहाँ पर आपको नागालैंड से मिलता दिख जाएगा, नीचे में मिजोरम से मिलता दिख जाएगा, इस साइड में आपको म्यांमार दिखेगा और इधर लेफ्ट साइड में आपको असम दिख जाएगा। कुछ इस प्रकार से मैप में देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इधर वाला जो हिस्सा है ये म्यांमार है और ये शेष भारत है अपना। और यहाँ पर ये 4 प्रकार के नदी बेसिन से अलग होता है, रिवर बेसिन से अलग होता है। कौन कौन से रिवर बेसिन है? लानियर रिवर बेसिन है, यू रिवर बेसिन है, मणिपुर रिवर बेसिन है और बराक रिवर बेसिन है। ये 4 रिवर बेसिन है। इसके थ्रू मणिपुर पूरा का पूरा डिवाइड होता है। अब इस रिवर बेसिन के तहत, अब चूंकि देखो रिवर बेसिन बहुत ज्यादा महत्व रखता है वहां पर कृषि लायक भूमि बनाने में, और जहां पर ज्यादा कृषि हो पाती है वहीं पर आबादी ज्यादा रहती है, वहीं पर लोग ज्यादा निवास करते हैं, संख्याएं भी ज्यादा बढ़ने लगती है। पहाड़ी इलाकों में संख्याएं कम होती हैं। अब थोड़ा सा और समझो इसको। जैसे ये मणिपुर है ना, मणिपुर ना एक्चुअली में चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप मणिपुर को इस मैप में देखोगे तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये मैदानी इलाका है और चारों तरफ यहाँ जंगल और पहाड़ ज्यादा हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और वहां पर जंगल हैं, और घने जंगल होने की वजह से वहां पर आदिवासी कम्युनिटी वाले ज्यादा रहते हैं, आम लोग गांव बसा करके कम रहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ग्रामीण निवासी है या जो आम निवासी हैं, अर्बन और रूरल जो मिक्स एरिया है वो बीच में रहती है मैदानी हिस्से में, और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मेइतेई कम्युनिटी रहते हैं। यहाँ पर 3 कम्युनिटी का बोलबाला है, मुख्यतः 3 कम्युनिटी है, मुख्यतः 3 समुदाय हैं, मेइतेई, कुकी और नागा। अब देखिए ये जो एरिया है बीच वाला जहां पर हिंसाएं भी हुआ करती हैं वो है मेइतेई वाला कम्युनिटी, मेइतेई वाला एरिया। और जो चारों तरफ आप देखोगे ना, जैसे इस तरफ ये वाला एरिया पूरा देखोगे तो यहाँ पर नागाज रहते हैं, और ये जो ब्लैक एरिया है यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ कुकी निवास करते हैं। कुकी कम्युनिटी को कुकी जो कम्युनिटी भी कहते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में कुकी ही समझो आप। इसके बाद बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ पर मेइतेई रहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब दिक्कत कहां पर हो रही है? दिक्कत हो रही है मेइतेई कम्युनिटी से। मेइतेई अपने आप को थोड़ा सा प्रिविलेज लगाते हैं, थोड़ा सा ये लोग शहरी इलाके में रहते हैं, क्योंकि भाई इम्फाल बीच में है, शहरी एरिया में रहते हैं, ग्रामीण शहरी और मतलब कि समृद्ध एरिया में रहते हैं, इसलिए अपने आप को ये प्रिविलेज दर्शाते हैं। और जो बाकी के हैं हिस्से जो चारों तरफ हैं वहां पर जो रहते हैं वो आदिवासी रहते हैं, उनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता है, वो भटकते रहते हैं, आदिवासी जैसे रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो अब दिक्कत ये होती है कि ये संख्या कम तो है,
लेकिन चूंकि ये पढ़े लिखे, प्रिविलेज और इस टाइप के हैं, इसलिए इनका हर प्रकार के, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, या जनता का प्रतिनिधित्व करना हो, हर प्रकार से प्रतिनिधित्व यहीं से रहता है, यानी पावर यहीं से रहती है। जब पावर यहीं पर है तो वो डेवलपमेंट भी अपने ही लोगों का ज्यादा करेंगे। भाई आदिवासी से कोई यहाँ पर नेता चुनकर तो आ नहीं रहा है, उनमें एकता में कमी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो लोग एक अस्थायी निवासी नहीं होते हैं। यहाँ के लोग जो हैं ये क्या करते हैं कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से ज्यादा होता है, तो ये यहीं पर डेवलपमेंट कराते हैं। अब लेकिन जमीन का हिस्सा कम है। अब देखो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि चारों तरफ का जमीन ज्यादा है और बीच का लैंड कम है। अब क्या हुआ था मामला कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक फैसला सुनाया जिसमें मेइतेई कम्युनिटी जो हैं इनको ऊपर की जो आसपास की जो किनारे किनारे के जो पहाड़ी इलाके हैं उन पर भी जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया और उनको एससी कम्युनिटी का दर्जा देना शुरू किया। तो इसके बाद से फिर जो कुकी कम्युनिटी है वो विरोध करने लगे। ऑब्वियस सी बात है, विरोध करेंगे ही, क्योंकि एक तो वैसे ही वो उनके पास डेवलपमेंट नहीं पहुंच रहा था, उनके पास कोई अस्थायी निवास नहीं था और ट्रांसपोर्ट वगैरह का उतना साधन नहीं था। ऊपर से जब फैसला मिल जाता कि भाई आकर के वो लोग भी पहाड़ी इलाकों में जमीन ले लेते तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होने लगी थी कि एक तो वैसे ही सारी चीजें, सारा व्यवस्था, सुविधाएं अपना ले रहे हो, ऊपर से हमारे यहाँ भी आप डाका डालने की कोशिश कर रहे हो। इसको लेकर के विरोध शुरू हुआ और उसके बाद फिर मारकाट शुरू हुई और आज तक वायलेंस वहां पर चल रहा है। बीच बीच में कुछ चीजें कभी कभी सुलह समझौता होकर के नॉर्मल हुआ होती है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है कि फिर से हिंसा भड़क जाती है। अब देखो थोड़ा सा जातिगत वाला हिस्सा भी देख लेते हैं, इसमें रिलीजन वाला मामला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो बीच में ऑरेंज कलर का दिख रहा है, यहाँ पर जो मैं मेइतेई बता रहा हूँ, मेइतेई जो है ये खास तौर से हिंदू हैं, 41% हिंदू कम्युनिटी के हैं। इसके बाद जो कुकी कम्युनिटी है ये क्रिश्चियन है 41% में, ये भी इनकी संख्या है। इसके बाद यहाँ पर 8.4% इस्लाम रहती है। इसके अलावा अदर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, बहुत सारी वहां पर जनजातियां रहती हैं। यानी कि मुख्यतः आप देखो हिंदू, क्रिश्चियन और इस्लाम यहाँ पर हैं, जिसमें हिंदू और क्रिश्चियन ज्यादा है। तो अब यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी का थोड़ा सा ज्यादा बोलबाला हो जाता है, कभी कभी हिंदू कम्युनिटी का हो जाता है, इस वजह से भी यहाँ मतभेद बढ़ते हैं। अब अभी यहाँ इंटरनेट वगैरह कट कर दिया गया है, अरेस्ट वगैरह शुरू हो गया है। सीबीआई ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जो ताजा मामला है, जिस वजह से फिर से वायलेंस हुआ। इस मामले में ये हुआ कि यहाँ पर अरम्बाई टैंगो के सदस्य हैं, ये एक पार्टी है, उसके सदस्य हैं कानन सिंह। इनकी गिरफ्तारी हुई और इसकी वजह से फिर से अशांति यहाँ फैल गई। गिरफ्तार कौन किया? सीबीआई ने किया। सीबीआई ने यहाँ पर गिरफ्तार किया और कहा कि 2023 में मणिपुर हिंसा से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में ये जो है कानन सिंह ये शामिल था और इसको इम्फाल हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। अपोजिशन का क्या कहना है? अपोजिशन वही पुरानी बात बोल रहा है कि भाई इतने दिन से यहाँ पर मणिपुर में हालत सामान्य नहीं है, अभी तक प्रधानमंत्री वहां पर गए नहीं और प्रधानमंत्री इस पर कुछ खुल करके बोल नहीं रहे। गृह मंत्री गए थे लेकिन गृह मंत्री ने भी कुछ मतलब कुछ बड़ा ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया हुआ है। राष्ट्रपति शासन लगाया गया, एन बीरेन सिंह का इस्तीफा भी मांगा गया, वो इस्तीफा भी दे दिए फरवरी में, लेकिन फिर भी वहां पर हालात सामान्य नहीं हुए हैं। मणिपुर बर्निंग अगेन, मणिपुर फिर से जल रहा है, वहां इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया गया है। बीच बीच में अफस्पर भी लगाया जाता है लेकिन उसका भी कोई खास तौर से रिजल्ट जो है वो नहीं देखने को मिलता है। तो मणिपुर का विवाद मैंने आपको बता ही दिया कि मणिपुर को अनुसूचित जनजाति एसटी की मांग थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने देने की पर सहमति जताई, जिसको लेकर के कुकी समुदाय जो है ये विरोध प्रदर्शन करने लगी और उसके बाद से फिर ये वायलेंस होना शुरू हुआ। मैतेई 53% आबादी है, इम्फाल घाटी के 10% भूभाग में रहती है, मतलब छोटे वाले बीच वाले हिस्से में, मैदानी हिस्से में रहती है। जबकि कुकी जो जनजाति है और बाकी जनजातियां हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं, किनारे किनारे के क्षेत्रों में रहती हैं और वो 90% भूभाग पर है, लेकिन आबादी उनकी बहुत कम है। तो ऐसे में आबादी को लेकर के ये लोग थोड़ा सा बढ़ना चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि पहाड़ी हिस्से में भी थोड़ा सा इनको जगह मिले, वहां पर भी ये जगह जमीन ले सकें, वहां पर भी अपना विस्तार कर सके, क्योंकि संख्या ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, लेकिन इनको केवल 10% आबादी में रोक कर रखने की चाह रखती है कुकी कम्युनिटी। ठीक है, अब देखिए शुरुआती दौरान में, हिंसा के दौरान में क्या हुआ कि हिंसा शुरुआत कहां से हुई? ये लोग पुलिस थाने को जाकर के लूट लिए और 6000 से ज्यादा हथियार वगैरह लूट करके ले गए कुकी कम्युनिटी वाले। फिर उसके बाद तब तो ये था कि चलो पुलिस का हथियार यूज कर रहे हैं,
फिर उसके बाद बहुत सारी न्यूज आई कि भाई इनके पास एडवांस वेपन भी आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, म्यांमार के रास्ते से आ रहे हैं, चाइना के रास्ते से आ रहे हैं, या कहाँ से आ रहे हैं। इनके पास एडवांस वेपन है, ड्रोन तक यूज कर रहे हैं, कभी कभी बार ये लोग मोटार वगैरह का यूज कर लेते हैं। तो अब सरकार भी इसको लेकर के सख्ती में आ गई, भाई आपके पास इतने एडवांस वेपन आ कहाँ से रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कोई यहाँ पर विदेशी ताकत जो है वो इन्वॉल्व हो रही है और उसको हिंसा को और ज्यादा बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। तो खैर, पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो मैतेई कम्युनिटी से खुद भी हैं, और कुकी का ये आरोप है, कुकी कम्युनिटी का, कि ये खुद हिंसा भड़काने को लेकर के ये बयान देते रहे हैं, जिस वजह से हिंसा और भड़कती रही है। इन सब को लेकर के हालांकि ये फरवरी में इस्तीफा दे चुके हैं, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। मणिपुर की म्यांमार से 400 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लगती है और वहां से उग्रवादी तत्व आते हैं और नशीले पदार्थ को लेकर आते हैं, उनकी तस्करी भी कराते हैं। जब यहाँ से 400 किलोमीटर का बॉर्डर जो लगता है म्यांमार से, वहां से बहुत ज्यादा तस्करी भी होती है। तो ये तस्करी के बदले में क्या करते हैं, नशीले पदार्थ लाते हैं और इसके अलावा हथियारों की तस्करी कर लेते हैं। तो इस वजह से जो कुकी कम्युनिटी है थोड़ा सा और मजबूत हो जाती है और वो थोड़ा और एग्रेसिवली अटैक करती है मैतेई कम्युनिटी पर। अब यहाँ मैतेई कम्युनिटी कह रहा हूं मैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैतेई कम्युनिटी बहुत ज्यादा शरीफ है, बहुत ज्यादा मतलब कि निर्दोष है। एक्चुअली में यहाँ पर राजनीति बहुत चलती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सभी नेतागण यहीं पर रहते हैं, इनको वोट बैंक यहीं पर बनाना रहता है। तो ये जितना ध्रुवीकरण करेंगे, जितना पोलराइजेशन करेंगे, उतना ही इनका बढ़िया से वोट बैंक तैयार होगा। तो यहाँ पर इन लोग का भी कुछ ना कुछ एक्ट रहता है, जिस वजह से हिंसा और भड़क जाती है बीच बीच में। ठीक है, अगर यही लोग शांति से रह रहे होते तो एक पक्ष से ही कितना अटैक हो जाता। लेकिन यहाँ पर नेतागण है और नेतागण क्या करते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। खैर, कुकी कम्युनिटी जो है ये वहां पर अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं। वो एक चाह रहे हैं कि एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, कुकी लैंड बना दिया जाए। कुकी लैंड अगर बन जाएगा तो यानी कि उनका एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश या बन जाए या राज्य बन जाए, तो जिस वजह से वो अपने यहाँ पर रह सके अच्छे से, ये मैतेई के साथ मिलकर नहीं रहना चाहते हैं। तो ये उनकी डिमांड है। प्रशासनिक विफलता तो रही है केंद्र और राज्य सरकार की, वहां पर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं हमेशा से। अब बात करते हैं कि क्या क्या संभावित समाधान हो सकते हैं। अपनी तरफ से मैं आपको जो भी मुझे जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको जो लगता है आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, आपका क्या सुझाव हो सकता है, किस प्रकार से इस वॉयलेंस को खत्म किया जा सकता है या कम से कम किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो तटस्थ मध्यस्थता करनी होगी। बिना मध्यस्थता के ये नहीं संभव है, कोई भी लड़ाई हो बिना मध्यस्थता से नहीं होती है। मैतेई, कुकी और नागा, इन सब कम्युनिटी को, इनके जो लीडर्स हैं उनको बुलाया जाए और इनके बीच मध्यस्थता करके जो भी चीजें हैं, संघर्ष की जो भी इश्यूज हैं, उनको सुना जाए, समझा जाए और कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाए। हथियारों का निरस्तीकरण भी किया जाए, क्योंकि जो हथियार ये लोग लूट कर ले जाते हैं या विदेशी ताकतें इनको कहीं ना कहीं से सप्लाई करती हैं, स्मगल करा करके, उनका भी निरस्तीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक हथियार रहेगा, ताकत महसूस होगी तो वायलेंस करोगे। ठीक है। दूसरा, विस्थापितों का पुनर्वास किया जाए। जब हिंसा भड़कने लगी तो बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए, बहुत सारे लोग जो है इधर उधर भटकने लगे, कहीं पर जाकर कैंप पर रह रहे हैं, शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। तो उनको पुनर्वास कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्थिक स्थिरीकरण, वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला जाए, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे आर्थिक संकट जो है वो कम हो सके, सब लोग अपने काम धंधे में लग सकें। जिससे जब काम धंधा चलने लगेगा तो लोगों को ये भी डर रहेगा कि भाई हमारा ये इस्टेब्लिशमेंट है, हमारा ये इनकम का सोर्स है, ये चल रहा है, तो इस पर आंच ना आए पाए। अगर हम हिंसा करेंगे या फिर उनमें इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पर नुकसान पहुंचेगा। जैसे आपने देखा, आपने जब घटना हुई पहलगाम का, तो उसमें वहां के लोकल कश्मीरियों ने भी खूब आकर के उस आतंकवादी अटैक का विरोध किया। क्यों? क्योंकि उससे वहां पर पर्यटक जाना बंद हो गए थे, जिससे उनको डायरेक्टली लॉस हो रहा था उनके इनकम सोर्स पर, क्योंकि पर्यटन ही उनका इनकम का मुख्य सोर्स था। तो जब यहाँ पर कुछ ऐसा इनकम का सोर्स ये लोग बना लेंगे, आर्थिक स्थिरीकरण आ जाएगा, तो ये लोग खुद नहीं चाहेंगे कि दंगा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, है ना। सामुदायिक विश्वास में बहाली अगर बात करें तो सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए दोनों समुदाय के बीच विश्वास बहाल किया जाएगा। और म्यांमार सीमा पर भी नियंत्रण किया जाए कि वहां से स्मगलिंग कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इस पर भी रोक लगाई जाए। तो ये कुछ ऐसे मूलभूत समाधान के उपाय हैं जो मेरे तरफ से हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या क्या चीजें की जा सकती है। और जीएस सफलता बैच 4.0 आ गया है। अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन करके क्लासेस ले सकते हैं। ये बैच आपको संपूर्ण तरीके से तैयार करवाएगा जीएस।
इसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट तैयार कराए जाते हैं। मेरे द्वारा यहाँ पर क्लास ली जाती हैं, डेली 2 क्लासेस आती हैं। आप इसको जाकर एमजीटी ऐप से ले सकते हो। इसके अलावा आप किसी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो स्टैटिक जीके का राफेल 3.0 ई बुक हमारी ले सकते हो। इस ई बुक से 32 चैप्टर हैं, इसमें 32 चैप्टर से हूबहू क्वेश्चंस आपको एनटीपीसी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। आप जाकर के लेकर चेक कर सकते हो। ये ई बुक फॉर्मेट में है, पीडीएफ फॉर्मेट में आज ही आप लेकर के आज ही पढ़ना शुरू कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले किसी मुद्दे पर। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को ऐसी और वीडियोस पाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।